स्टार्टेड। चलो, सो दिस इज लेक्चर 1, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपके यहाँ पे होते हैं ना इस चैप्टर के, वो हम पहले यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। सो विल पिक अप द हाई वेटेज टॉपिक एंड सो इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। बेसिकली यहाँ पे हम बीच में से कुछ चीजें हम यहाँ पे समझेंगे एंड देन विल गो टू रिमेनिंग पार्ट्स। तो ये चैप्टर थोड़ा अलग से आपका यहाँ पे चलेगा। इट विल बी नॉट अ वेरी लीनियर तरीके से आपका हम इसे रन नहीं करेंगे, ठीक है। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। तो यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक हम यहाँ पे जो पहले हमारा डिस्कस करेंगे, दैट इज माय लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपकी बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे लॉस कैसे हो रहा है, व्हाई यू आर फाइंडिंग योर प्लांट्स एनिमल डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है, एंड व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ओवर हियर। सो व्हेन आई से यू हैव अ लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, तो आप यहाँ पे एक बात यहाँ पे याद रखना कि बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर योर लॉस ऑफ प्लांट्स एनिमल फ्रॉम द इकोसिस्टम। बेसिकली वी आर फाइंडिंग देयर इज अ concern, there's a big concern over here। और वो concern जो आपका यहाँ पे, there is a concern for my extinction of the species। So we have a concern of extinction of species। कोई बताएगा एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज का यहाँ पे मतलब क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? बताइए तो मनप्रीत। सर स्पीशीज का खत्म होना मतलब हाँ, खत्म हो जाना, राइट। जैसे कि आज की डेट में यू हैव योर टाइगर विच इज डिक्लाइनिंग राइट नाउ, और टाइगर आप पे इतना डिक्लाइन कर रहा है आपके यहाँ पे, दैट पॉसिबली हो सकता है कि आज से कुछ आने वाले सालों के अंदर वो आपको यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाए। वैसे इंडिया जितना काम कर रहा है टाइगर्स के लिए, तो वैसे तो होगा नहीं। वी हैव अ गुड नंबर ऑफ टाइगर राइट नाउ इन द कंट्री, बट यू कैन फाइंड दैट गोइंग डाउन इन फ्यूचर इफ समथिंग हैपेंस। सो अगर कोई पॉपुलेशन आपकी कम हो रही है, देन देयर इज अ कंसर्न। क्या है कंसर्न आपका यहाँ पे? एक्सटिंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, राइट। Right now you are losing the biodiversity. So when I say you are losing the biodiversity, that means what? There's a loss of plants, animal, and other microbes. So there's always going to be a loss of plants, animals. इनका लॉस होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज समथिंग व्हिच हैव बीन डिक्लाइनिंग थ्रू आउट द प्लैनेट। यहाँ पे डिक्लाइन आपके यहाँ पे हो रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि डिक्लाइन होने का यहाँ पे रीजन क्या है? सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका रीजन यहाँ पे डिक्लाइन जो आपके यहाँ पे हो रहा है। सो यू आर फाइंडिंग दिस एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑल ऑफ देम अलोंग विद द माइक्रोब्स, सबके सब आपके यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं। तो सवाल आपका यहाँ पे ये आता है कि डिक्लाइन होने का आपका रीजन यहाँ पे क्या आएगा, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इनको कंजर्व करने के लिए। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू एड्रेस ओवर हियर। एक तो आपका डिक्लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, और डिक्लाइन हो रहा है वो तो चलो ठीक है, बट इसको हम कंजर्व यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर द वेज व्हिच कैन एक्चुअली कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी ओवर हियर। So now let's try to understand first of all कि अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, what is happening on the planet. The biological wealth of the planet has been declining rapidly and accusing finger is clearly pointing towards the human activities. अब human activities के जगह सवाल के अंदर आपको आ सकता है कोई दूसरा टर्म, and that term can be your anthropogenic activities. Anthropogenic activity. सो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो आपके यहाँ पे, दैट मीन्स ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटी जो आपके यहाँ पे होती है, दैट इज समथिंग विच विल बी हैपनिंग विच डज लीड टू अ इम्पैक्टिंग द प्लैनेट। सो इंस्टेड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज याद रखना, आपके सामने ये टर्म आ सकता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। दैट मीन्स द सेम थिंग, ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटी, उसकी वजह से आपका पॉपुलेशन आपके यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, और उससे रादर आपका बायोडाइवर्सिटी आपके यहाँ पे इफेक्ट होता है। The colonization of tropical Pacific Islander by humans is said to have led to an extinction of more than 2000 species of native birds. जब humans ने जाके पैसिफिक आइलैंड के ऊपर अपने कॉलोनाइज किया, वहां पे जाके रहना चालू किया, तो अराउंड 2000 बर्ड्स की जो यहाँ पे आपकी स्पीशीज थी वहां पे आपकी एक्सटिंक्ट हो गई, लाइक दे वेंट एक्सटिंक्ट। The IUCN Red List 2004 documented extinction of 784 species, including 338 vertebrates, 359 invertebrates, 87 plants in the last 500 years। तो IUCN ने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर इतनी आपकी स्पीशीज जो आपके यहाँ पे पिछले 5 सालों के अंदर, these are the number of species which has gone decline। और याद रखना ये जो डेटा है ना, ये अंडर काउंट है,
मतलब जो IUCN यहाँ पे कह रहा है ना, वो नंबर कम है, एक्चुअली में इससे ज्यादा आपका जा चुका है। बिकॉज कई सारी स्पीशीज को तो आप जानते भी नहीं हो, कई सारे फंगाई, कई सारे माइक्रो को आपने अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया और वो वहां से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है, पहला सवाल आपका यहाँ पे ये आ सकता है, यार यहाँ पे मेरा IUCN क्या है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन हैव, व्हाट इज योर IUCN? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज माय IUCN। कई बार आपको यहाँ पे मिलेगा दैट्स योर नेचुरल फ्लोरा एंड फौना, भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल सकता है यहाँ पे, बट दैट इज व्हाट IUCN इज गोइंग टू स्टैंड फॉर। अब IUCN की जब आप यहाँ पे बात करते हो तो IUCN एक आपकी ऐसी इंटरनेशनल आपकी बॉडी है जिसका काम होता है काउंट रखना उन एनिमल्स और प्लांट्स का जो आपके पॉपुलेशन में, जो आपको वाइल्ड में देखने के लिए आपको मिलते हैं। अगर आप गूगल पे जाकर अगर आप टाइप करते हो ना कि व्हाट इज द IUCN स्टेटस, तो एक IUCN टर्म होता है और उसके साथ एक टर्म आपका होता है IUCN स्टेटस करके, इज अ सिमिलर टर्म रिलेटेड टू दिस, दैट इज माय IUCN स्टेटस। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे IUCN स्टेटस के बारे में, तो ये आपको यहाँ पे क्या बताएगा? आई गिव द एग्जांपल ओवर देयर। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक काम करता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। लेट मी जस्ट शो यू दिस, हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक। लेट्स अज्यूम, कोई वाइल्ड एनिमल का नाम बोलो मुझे फटाफट। टेल मी योर नेम ऑफ वन ऑफ द वाइल्ड टाइगर, एनिमल्स। हाँ, टाइगर ही बताना था आपको, और कुछ नहीं याद आ रहा? और कुछ? वुल्फ, डोडो, वुल्फ, इंडियन वुल्फ। चलो इंडियन वुल्फ देखते हैं हम यहाँ पे। लेट मी शो यू इंडियन वुल्फ का IUCN स्टेटस। सो अगर हम जाते हैं यहाँ पे इंडियन वुल्फ, अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं एंड देन वी टॉक अबाउट द IUCN स्टेटस, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? लेट मी, सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई क्या आप? यहाँ पे रुक जाओ, यस सर। यस सर। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसे कैसे चलेगा? अगर बंद हो गई स्क्रीन शेयरिंग तो कैसे देगा आपने यहाँ पे? लेट मी जस्ट शो यू फ्यू थिंग्स। ठीक है, स्क्रीन अब दिख रही है ना आप लोगों को मेरी स्क्रीन? यस सर। यस सर, दिख रही है। चलो, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, गो टू IUCN रेड लिस्ट पे हम जाते हैं। यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे आने के बाद आई कैन सर्च माई, लेट्स से आप क्या करो यहाँ पे अपना इंडियन वुल्फ। तो मैं इंडियन वुल्फ यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे आएगा, पिक्चर आ जाएगा इसका यहाँ पे। वो वुल्फ स्नेक का पिक्चर आया है, वुल्फ स्नेक यहाँ पे दिखा रहा है। वो यहाँ पे इंडियन वुल्फ टाइप के हमने, वो हमें आपको वुल्फ स्नेक दिखा रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका LC करके यहाँ पे लिखा हुआ है। LC बेसिकली स्टैंड फॉर माई लीस्ट कंसर्न। LC मेरा यहाँ पे स्टैंड करता है मेरे लीस्ट कंसर्न के लिए। लेट्स ट्राई विद योर टाइगर। तो इट इज एक्चुअली शोइंग एवरीथिंग हो रही है इसके। आपको यहाँ पे फिश भी दिखा रहा है आपको यहाँ पे, ये शोइंग टाइगर फिश एंड एवरीथिंग। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे जो आपका LC लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज योर लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न का मतलब यहाँ पे आपका होता है कि इसका नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नंबर कम या ज्यादा हो तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा। लेट मी गिव अ बेटर एग्जांपल। यहाँ पे लेट्स से पेलिकन, डाल्मेशियन पेलिकन हम यहाँ पे देखते हैं। सो मैं पेलिकन यहाँ पे, ये एक आपका बर्ड है, यहाँ पे एक बर्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा जिसकी पिक्चर अभी यहाँ पे आपकी आ जाएगी। सो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका लीस्ट कंसर्न लिखा हुआ नहीं है। देखो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NT लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। NT का मतलब आपका यहाँ पे होता है इट इज गोइंग टू बी नियर थ्रेटन्ड, इसका पॉपुलेशन कम होने लगा है। मतलब ये लीस्ट कंसर्न नहीं है, इसका पॉपुलेशन आपका यहाँ पे नीचे जा रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग ओवर हियर। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दूं, जैसे मैं, लेट मी जस्ट ट्राई टू फाइंड ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। एक बर्ड होता है आपके यहाँ पे, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। हाँ,
जैसे ही मैं इसका टाइप करता हूं तो इसका IUCN के अंदर मेरा यहाँ पे स्टेटस क्या आएगा, यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब ये पॉपुलेशन इसकी काफी कम हो चुकी है। आज की तारीख में इसकी पॉपुलेशन आपको मिलेगी अराउंड 175-180 जितना। तो अब इसका नंबर आपको यहाँ पे इतना कम हो चुका है दैट इट माइट गो एक्सटिंक्ट इन द फ्यूचर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे पता है, आपको यहाँ पे आई होप आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यू हैव वन लिस्ट यू कैन सी ओवर देयर। You have on the left hand side you can see a least concern, then you have a near threatened, then you have a vulnerable। ये दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा, रुक जाओ मैं जूम करता हूँ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, you have a least concern, near threatened, vulnerable, endangered, critically endangered, and then you have a extinct in the wild, and then you have a extinct। तो ये जो आपके सामने जो लिस्ट बनी हुई है ना आपके यहाँ पे, इसे हम कहते हैं IUCN रेड लिस्ट, इसको हम कहते हैं IUCN रेड लिस्ट। तो अगर आपके सामने कोई एनिमल में रखता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि एनिमल मेरा आ रहा है लीस्ट कंसर्न के अंदर, दैट मींस उसका नंबर काफी ज्यादा है, उसका नंबर इतना ज्यादा है कि उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको टेंशन नहीं रखना कि इसको कल कुछ हो गया तो, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपके घर के आस आपको पैरट मिल जाता है देखने के लिए, सो पैरट इज गोइंग टू बी लीस्ट कंसर्न, राइट। आपको प्रॉब्लम तब आती है व्हेन द एनिमल्स फॉल अंडर दीज 3 कैटेगरीज, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जब वो इन 3 कैटेगरी के अंदर आ जाता है ना आपका एनिमल, तब आपको कंसर्न होता है, तब आपको सोचना पड़ता है उनके लिए, बिकॉज अगर वो इस 3 कैटेगरी में आपका आ रहा है सो देयर इज अ पॉसिबल चांस कि फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो ये जो आपके सामने मैं बना के रखा हुआ है, आपके सामने ये जो डेटा है आपके सामने, दैट इज माय IUCN रेड लिस्ट, और हर एक एनिमल के लिए आपका एक कैटेगरी आपका यहाँ पे प्लेस किया जाता है। टाइगर बेसिकली आपका यहाँ पे आ रहा है एंडेंजर्ड के अंदर आपका आएगा, एलिफेंट भी आपका एंडेंजर्ड के अंदर आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको लेकर प्रोटेक्शन ज्यादा होती है, राइट। नाउ लेट मी कम बैक टू द स्लाइड्स, स्लाइड पे बार फिर मैं यहाँ पे आपका आता हूँ। सो IUCN स्टेटस की जब मैं यहाँ पे आपके सामने बात करूंगा, सो आई डिस्कस समथिंग अबाउट द IUCN स्टेटस। तो याद रखनी आपको 4 सारी कैटेगरीज यहाँ पे, सो यू विल हैव ऑल द कैटेगरीज कैन बी केप्ट ओवर हियर। यू कैन हैव समथिंग लाइक योर लीस्ट कंसर्न, देन यू विल हैव समथिंग लाइक योर नियर थ्रेटेंड, you will have something like your vulnerable, then you will have endangered, EN for my endangered। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा CR, that is my critically endangered, और उसके बाद आप सीधे याद रख लो दैट उसके बाद आपका सीधे आपका यहाँ पे आता है आपका extinct, EXT। तो ये इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज IUCN रेड लिस्ट। सो दिस इज माय IUCN रेड लिस्ट ओवर हियर, और इसके ये लाइक अलग अलग स्टेटस है इसके यहाँ पे। तो आपका एनिमल कौन से स्टेटस में आपका यहाँ पे आ रहा है, दैट इज समथिंग व्हिच विल टेल यू नंबर ऑफ थिंग्स। सो यहाँ पे याद रखना, अगर आपका पॉपुलेशन आपका आ रहा है इसके अंदर वल्नरेबल से लेके क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बीच में अगर वो आ रहा है, PU फॉर वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अगर इसके अंदर आ रहा है, दीज आर माय कॉल्ड एज माय threatened species। यहाँ पे अगर वो आ रही है then you call them as a threatened species। अगर इस 3 कैटेगरी में अगर आपकी स्पीशीज आ रही है देन आपको कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में वो डिक्लाइन कर जाएगी। तो IUCN इस चीज के अंदर काम करता है। तो IUCN जाएगा, मेजर करेगा कि आपके वुल्फ कितने हैं, और फिर उसको एक स्टेटस देगा। तो वहां की जो कंट्री होती है, कंट्री को पता चल जाता है कि उसका नंबर कितना है। अगर मेरा वुल्फ आ रहा है एंडेंजर्ड के अंदर, देन कंट्री एफर्ट लगाएगी ताकि वुल्फ की पॉपुलेशन को आप बचा सको, सिंपल सा हिसाब है। अगर IUCN कराए कि एक पॉपुलेशन है जो आपकी लीस्ट कंसर्न है, देन आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट और आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है उस स्पीशीज को बचाने के लिए, क्योंकि उसका नंबर आपको वहां पे लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी, दैट इज व्हाट माय IUCN इज नोन फॉर। IUCN का काम ही होता है कि हर एक वाइल्ड एनिमल को, वाइल्ड प्लांट को एक स्टेटस प्रोवाइड करना, ताकि उस स्टेटस को देख के आप समझ पाओ कि इसका नंबर कितना है वाइल्ड के अंदर, ज्यादा है, कम है, क्या नंबर है आपका वाइल्ड के अंदर, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. So that should be clear to all of you that is what my IUCN does and these are my IUCN status। और इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए काम करेंगे। तो आप कोई भी फ्री जब बैठेंगे तो एनिमल का नाम डालना वहां पे, जैसे कैट डॉग मत डालना, वाइल्ड एनिमल का नाम डालना, एंड इट विल गिव यू द IUCN स्टेटस, और उसका वहां पे क्या स्टेटस आपको वहां पे दिख जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो उसने IUCN ने यहाँ पे अपना रेड लिस्ट बनाई थी, तो उसने देखा था वहां पे दैट नंबर ऑफ स्पीशीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 years। कुछ एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे, सम एग्जांपल आर गोइंग टू बी डोडो। डोडो के बारे में आपने सुना होगा, कोई जानता है डोडो के बारे में? डोडो आपका मॉरिशस के जंगलों में आपको मिलता था,
और Yes. वो एक्सटिंक्ट हो गया। किसी को मालूम है वो एक्सटिंक्ट क्यों हुआ? No, sir. No one knows that. Anyone? Dodo was basically a flightless bird. डोडो जो था ना आपका, वो एक फ्लाइटलेस बर्ड था आपका वहां पे। और बिकॉज वो फ्लाइटलेस बर्ड था, और जब वहां पे ह्यूमंस गए ना मॉरिशस के अंदर, तो वो बन गया एज अ सोर्स ऑफ फूड। डोडो बिकेम अ सोर्स ऑफ फूड फॉर देम। फ्लाइटलेस बर्ड था, लाइक यू नो ना, एक बर्ड अगर फ्लाइटलेस है तो खा सकते हो आप पकड़ के। सो दे स्टार्टेड ईटिंग द डोडोज ओवर देयर एंड दे एक्चुअली वेंट एक्सटिंक्ट। तो आगा भी आपका था अफ्रीका के अंदर, दैट आल्सो वेंट एक्सटिंक्ट। थैलास्सीन इज योर टास्मेनियन वुल्फ, याद है आपने देखा था इन Yes, द sir. Train marsupial. योर मार या मार्सुपियल वाली जो हमने कहानी देखी थी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वाली। सो वी आर स्टडीइंग समथिंग लाइक अ टास्मेनियन वुल्फ वहां पे। तो दैट इज माय थैलास्सीन ओवर देयर। स्टीलर सीका वाज देयर इन रशिया, जो आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है। एंड 3 सब स्पीशीज ऑफ माय टाइगर, बाली टाइगर, जवेन टाइगर एंड योर कैस्पियन टाइगर, ये भी आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। So these are the population which have gone extinct from the wild and no longer seen. तो आपको करना यहाँ पे ये है that extinction होने से आपको रोकना है, that is what you have to do. Okay? इतनी बात आप यहाँ पे सीख ली। Now let's understand one more thing over here. अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि extinction is something which has happened on the planet Earth. तो extinction is something which is not new. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि extinction कोई नई बात आपके लिए यहाँ पे नहीं है। Extinction is not new. Planet के ऊपर already there has been 5 mass extinction हो चुके हैं। So already planet has undergone 5 mass extinction on planet we have seen. जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। जैसे पता है आपने वो कहानी पढ़ी होगी कि आपके एस्ट्रॉइड्स आए थे, वो आपके प्लैनेट पे हिट किए तो आपके डायनासोर्स खत्म हो गए। सो दैट इज वन इवेंट ऑफ मास एक्सटिंक्शन। देन आपकी एक कहानी आइस एज वाली कहानी है कि आइस एज हो गया था पूरे प्लैनेट के ऊपर, तो उसके वजह से आपकी कई सारी स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट हो गई। तो वैसे आपके 5 बार मास एक्सटिंक्शन आपके प्लैनेट के ऊपर आपके हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्शन इज नॉट समथिंग विच इज न्यू, ये पहले भी आपका हो चुका है। अभी क्यों यहाँ पे कंसर्न है, व्हाई एक्सटिंक्शन राइट नाउ इज अ कंसर्न? कहा जाता है कि अभी जो चल रहा है आपका यहाँ पे, राइट नाउ वी आर विटनेसिंग द 6th एक्सटिंक्शन। तो फिलहाल के लिए राइट नाउ वी आर विटनेसिंग 6th मास एक्सटिंक्शन। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कि आपका जो अभी का जो एक्सटिंक्शन है, पहले भी हुआ कर देते हैं, तो अभी हमारे लिए इतना कंसर्न यहाँ पे क्यों बन रहा है? व्हाई वी आर हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग कंसर्न फॉर एक्सटिंक्शन राइट? सर ह्यूमन हाँ बोलो। सर ह्यूमन बहुत डेवलप हो चुके हैं, तो सर अगर इस तरह मास एक्सटेंशन हो गया तो सर बहुत से हमारे टेक्नोलॉजी और जितने भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें सर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और बहुत एज भी चले जाएंगे ह्यूमंस पॉपुलेशन। अच्छा, डेवलपमेंट जो अपनी टेक्नोलॉजी अपन यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका काफी इंपैक्ट आएगा, आप ये कह रहे हो कि अगर एक्सटिंक्शन यस आपका सर। हुआ। लेकिन बेटा मुझे ये बताओ कि अगर आपके एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ हो रही है तो हमें क्या ही फर्क पड़ेगा फिर? अब लायन है, कल लायन नहीं है, फॉरेस्ट में चला गया, तो हमें क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या कहते हो आप? सर इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा। इकोसिस्टम पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग, आपका इकोलॉजिकल इंबैलेंस आपका पे क्रिएट होगा, दैट्स वन थिंग आई कैन टेक, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, और एनीथिंग एल्स? क्या कंसर्न हो सकता है आपके यहाँ पे? व्हाई इट इज अ कंसर्न, मास एक्सटिंक्शन, व्हाई इट इज अ कंसर्न राइट नाउ? सर 6th काफी वाला। ज्यादा पॉपुलेशन है, तो फिर अगर एनिमल्स और उनके रिसोर्सेज भी तो कम होते जाएंगे, जैसे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो अगर इनकी एक्सटिंक्शन हुई तो मतलब इसके साथ साथ फिर जो ह्यूमन बींग्स है ना, उनकी भी मतलब एक्सटिंक्शन होने की वो आ सकती है प्रॉब्लम। कैसे? सर जैसे कि अभी इनकी 6 अगर बायोमास जैसे बता रहे हैं कि अगर इनकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी एनिमल्स और प्लांट्स की, अभी जो ह्यूमन बींग्स है वो उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है और जो रिसोर्सेज वैसे पहले भी कम ही है हमारे पास बचे हैं, और अगर एक्सटिंक्शन होगी तो फिर वो और ज्यादा कम हो जाएंगे। तो फिर अगर रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे तो ह्यूमन बींग्स कहाँ से बचेंगे? उनको तो प्रॉब्लम ही होगी ना एट द एंड। राइट,
Let's see what will be happening over here. And that's not how it is going to work. If you are losing the resources, that doesn't mean it's going to affect the human beings directly. We have been expanding the world like throughout the planet on a regular basis. हम लोग grow कर रहे हैं. It does not affect that directly. ऐसे directly affect नहीं करता वो. Now let's try to understand why it is a concern right now. Extinction आपका पहले भी हो चुका है आपका यहाँ पे इस planet के ऊपर, अभी भी आपका यहाँ पर है, but ये concern आपका यहाँ पे इसलिए because it is happening at a higher rate. Right now, extinction is happening at a higher rate. Is taking place at a higher rate. जो जिस रेट से एक्सटिंक्शन आपका पहले हो रहा था उससे काफी तेज आपके यहाँ पे एक्सटिंक्शन आपके यहाँ पे हो रहा है. सो व्हाट आर द एक्सटिंक्शन वाज हैपनिंग एट प्रीवियसली, उससे बहुत ज्यादा तेज से आपका एक्सटिंक्शन का यहाँ पे आपका रेट हो रहा है. एंड दैट हैज बिकम अ कंसर्न राइट नाउ, क्योंकि ये जो रेट है ना आपका, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लूं, लेट्स से आज से 70 इयर्स बैक अगर आप एक साल में 50 स्पीशीज अगर आप खो रहे थे, आई गिव अ रफ आइडिया हो रहा है, अगर आप एक साल में 50 स्पीशीज की आपके आपका एक्सटिंक्शन हो रहा था, राइट. और लेट्स से आज से 70 साल पहले, 50 ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, आपके 10 साल के अंदर यू आर लूजिंग अराउंड लाइक 30 स्पीशीज इन 10 ईयर्स अगर आप खो रहे हो, तो आज की डेट में एक साल में यू आर लूजिंग अराउंड लाइक 100 स्पीशीज. सो दैट इज द एक्सटिंक्शन रेट. क्योंकि आपका एक्सटिंक्शन रेट आपका यहाँ पे काफी ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे यू हैव अ वेरी हाई एक्सटिंक्शन रेट राइट नाउ ओवर हियर. दैट इज अ कंसर्न. यहाँ पे आपका जो रेट है वो आपका काफी बढ़ चुका है. यहाँ पे जिस रेट पे एक्सटिंक्शन आज से 70 साल पहले हुआ करता था वो इतना ज्यादा था नहीं, बट अभी जो आपका यहाँ पे रेट हो चुका है एक्सटिंक्शन का वो आपका काफी ज्यादा यहाँ पे हो चुका है. एंड नाउ दैट इज अ कंसर्न फॉर अस. If we start losing biodiversity at such a higher rate, then it can have a creative impact on us as well, but in a later part of the life. Right now, it's our duty to make sure that कि biodiversity आपका वहाँ पे कंजर्व किया जाए और वो आपका वहाँ पे सर्वाइव करा जा सके, उसे हम सर्वाइव करा सके. तो याद रखना, जो मेजर कंसर्न मेरा यहाँ पे ये है कि एक्सटिंक्शन तो हमेशा प्लैनेट पे होता ही था, कई सारी स्पीशीज आके जाती थी, बट राइट नाउ द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज वेरी हाई. और ये हायर रेट आपको यहाँ पे क्यों मिल रहा है? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द anthropogenic pressure. Genic pressure. This is all because of the human beings. That is something you will get to see. Now let's have a look over here. See यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है इनसाइड के अंदर. Human activities, हाँ अक्षरा, human activities. Anthropogenic pressure मतलब human activities, right? From the study of the history of the life of the earth, the fossil record, we learned that large scale of loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before humans appeared. काफी बार ये हो चुका है, वो यहाँ पे मेंशन किया था इनसाइड के अंदर, ये चीज आपकी पहले भी आपकी हो चुकी है यहाँ पे. During a long period of 3 billion years ago, since the origin of diversification of life on earth, there have been 5 episodes of mass extinction. How is the 6th extinction presently in a progress different from the previous one? तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि आपका 6th वाला क्यों आपका यहाँ पे डिफरेंट है. So याद रखना, there is a difference in the rate. The current species extinction rate is estimated to be around 100 to 1000 times faster than a pre-human times. जो पहले था ना आपका pre-human times के पहले जो हो रहा था, उससे बहुत ज्यादा हायर रेट का भी आपका यहाँ पे एक्सटेंशन आपका यहाँ पे हो रहा है. And our activities are responsible for the faster rate, right? Ecologists warn that if the present trend continue, nearly half of all the species on the earth might wiped out within the next 100 years. अगले 100 साल के अंदर आपकी आधे से ज्यादा आपकी यहाँ पे जो पॉपुलेशन आपके यहाँ पे होगी वो आपके यहाँ पे वाइप्ड आउट हो जाएगी. सो दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ. सो यस, कई सारे हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, दे हैव बिकम वन ऑफ द रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज. ठीक है. सो याद रखना, अगर आपसे भी पूछे तो 6th रेट ऑफ एक्सटिंक्शन का रीजन यहाँ पे क्या है, लाइक कंसर्न आपका यहाँ पे क्यों? बिकॉज इट इज मच मोर फास्टर देन व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्री ह्यूमन एरा, राइट? देन यू हैव अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. देन यू हैव अ व्हाट आर द रीजंस फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो हमने ये देख लिया कि आपका बायोडाइवर्सिटी आपके यहाँ पे लूज हो रहा है एंड इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका रीजन क्या है लॉस होने का. यहाँ पे आपका रीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा. So you will find over here
When you talk about the cause of biodiversity, then इसमें के अंदर आप कुछ चीजें आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो. Then you can find something like your, एक होता है आपके यहाँ पे habitat loss. ये आपका मेजर रीजन है जिसके वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी आपके यहाँ पे जा रही है. अब हैबिटेट लॉस आपके यहाँ पे कैसे होता है, सवाल आपको ये आता है कि यार आपका हैबिटेट लॉस आपका हो कैसे रहा है यहाँ पे. देन इसका आंसर आपका यहाँ पे आता है, एक सिंपल आंसर आपके यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर डिफॉरेस्टेशन. Deforestation has been a reason for my loss of habitat. आप ये चीज समझ सकते हो कि अगर आप फॉरेस्ट ही काट दोगे तो ना ही आपको वहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे, ना ही आपको वहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे. So you will find deforestation has been a major reason for the loss of biodiversity. मतलब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो आपका आया साउथ अमेरिका के अंदर, सो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो आपका यहाँ पे है, दैट रेन फॉरेस्ट वॉज ऑक्यूपाइंग रफली अराउंड प्रीवियसली 14% ऑफ फॉरेस्ट. 14% फॉरेस्ट कवर आपको यहाँ पे मिलता था. आज की डेट में द नंबर हैज गॉन डाउन टू 6%. राइट नाउ यू ओनली हैव 6% ऑफ द फॉरेस्ट कवर. Right now you only have 6% of तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रही थी, दैट यू विल फाइंड अ डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट कवर इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज समथिंग व्हिच हैज happened because of deforestation. That is something we have found happening over there. Okay. अब ये आपका डिक्लाइन आपका यहाँ पे हो रहा है, and why we are decline, like why we are losing this forest right now? Because आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ करना है. क्या करना है आपको वहाँ पे? The basic thing which we have seen happening over there is going to be your agriculture. Agriculture has been one of the reason over there for loss of forest, right? अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरा फॉरेस्ट का लॉस यहाँ पे हो रहा है, देन हाउ डज दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन. ये मेरे पॉपुलेशन को वहां पे कैसे अफेक्ट करता है. अब इसमें आपको दो टर्म में बताऊंगा आपको यहाँ पे. एक तो डिफॉरेस्टेशन, दूसरा टर्म आपके सामने यहाँ पे जो आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट माय फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट. समझिए मेरा पैच ऑफ फॉरेस्ट है. अज्यूम दैट दिस इज माय पैच ऑफ फॉरेस्ट. अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉरेस्ट को कट करके यहाँ पे बना रहा हूं मैं अपना यहाँ पे रोड. मेरा प्लान है मेरा यहाँ पे कि इस फॉरेस्ट को यहाँ पे निकाल दूं और बीच में मैं यहाँ पे रोड बना लूं. सो आई विल मेक अ रोड ओवर हियर. मैंने अपने यहाँ पे रोड बना लिया. ये मेरा बन गया यहाँ पे हाईवे, और इस हाईवे के थ्रू मेरा ट्रांसपोर्टेशन मेरा यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा. अब जब कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई चीज करती है तो यहाँ पे आपके फॉरेस्ट दो पैच में आपके यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे. सो विल फाइंड योर फॉरेस्ट विल डिवाइड इनटू योर टू पैचेस. फॉरेस्ट विल डिवाइड इनटू योर टू पैचेस ओवर देयर. ये जो आपके दो पैच आपके फॉरेस्ट के, क्योंकि आपने रोड बना लिया बीच में यहाँ पे आपने, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ रोड ओवर हियर, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना रोड बना लिया है, तो अब आपके पास यहाँ पे दो पैच आपके फॉरेस्ट के, एंड दीज आर माय फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट. सो दीज आर माय फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट. सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन. This is what we call as a fragmentation. ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंट, क्योंकि आपके दो फ्रेगमेंट्स आपके बन गए यहाँ पे आपके फॉरेस्ट के. अब जब मेरे यहाँ पे दो फ्रेगमेंट आपके यहाँ पे बन गए तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है. Whatever population you have in this fragment will not be able to travel to other fragment over there. जो मेरा पॉपुलेशन यहाँ पे है वो दूसरे फ्रेगमेंट के अंदर जा सके, क्योंकि आपका ये अलग हो गया ना आपके दो फ्रेगमेंट आपके यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे वो जा नहीं सकता है. यहाँ पे आपने कई बार टीवी पे देखा होगा, कई बार एलिफेंट रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, लायन रोड क्रॉस कर रहा होता है, टाइगर रोड क्रॉस कर रहा होता है एक पैच से दूसरे पैच के अंदर. तो जब आपका ये हो रहा होता है ना, दैट इज एक्चुअली अ थ्रेट फॉर द वाइल्ड लाइफ. जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो वो टाइम पे क्या होता है, दैट दे माइट कम अक्रॉस अ रोड, मतलब एक बस आ गई उनके सामने, कोई दूसरी चीज आ गई, दे एंड अप गेटिंग किल्ड ओवर देयर, राइट. तो जब आपका फ्रेगमेंटेशन आपका यहाँ पे होता है ना फॉरेस्ट का, यू विल फाइंड इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम. पूरा वहां पे इकोसिस्टम वहां पे आपका बिगड़ जाता है,
एंड बिकॉज ऑफ दैट द पॉपुलेशन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। वैसे तो आपने इतना पैच आपने निकाल दिया और जो पॉपुलेशन आपके यहाँ पे रह गई उनको उतना स्पेस मिल नहीं रहा रहने के लिए, एंड वेरी ऑफन दे विल स्टार्ट वेंचरिंग आउट समवेयर एल्स, और उसकी वजह से उनका नंबर वहां पे खत्म हो जाएगा। आप ये बात समझो कि अगर आपने फॉरेस्ट को कट कर दिया ना, तो वहां पे जो आपको जो एनिमल मिल जाता है वहां पे रुकेगा नहीं, वो जाएगा कहीं और जब वो कहीं और जाता है तो कहीं और जाने के बाद उसे उस एरिया के अंदर कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, या उसे उस टाइप का हैबिटेट वहां पे मिलेगा नहीं, सो दैट पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, एनिमल स्ट्रेस में आएगा एंड अल्टीमेटली द पॉपुलेशन विल एंड अप डाइंग ओवर देयर। तो ये चीज आपकी यहाँ पे होती है। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन हैज बीन अगेन वन ऑफ द रीजन फॉर माय लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग विद माय डिफॉरेस्टेशन। तो अगर आप फॉरेस्ट निकालो उससे तो हम कह रहे डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे भी आपने किया ना डिफॉरेस्टेशन, बट आपने यहाँ पे फ्रेगमेंट बना लिया फॉरेस्ट के, और जब आप फ्रेगमेंट्स बनाते हो फॉरेस्ट के, दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड स्पीशीज लिविंग ओवर देयर। तो ये बात याद रखना कि आप यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, फ्रेगमेंटेशन आर द रीजन फॉर माय हैबिटेट लॉस। एक बार आपका फॉरेस्ट गया, फॉरेस्ट तो गया ही गया, उसके ऊपर डिपेंडेंट बर्ड्स, बटरफ्लाई, एनिमल्स सब आपके जाते हैं, एंड दैट हैज बीन अ कॉज फॉर माय बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि मेन रीजन क्या है, आप आंखें बंद करके कह सकते हो इट इज माय हैबिटेट लॉस व्हिच इज अ मेन रीजन फॉर माय लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद, दिस वन थिंग आपको, राइट, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली, दिस इज समथिंग यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट मी ऐड फ्यू मोर थिंग्स। सो ये मेरा हो गया एक रीजन यहाँ पे मेरा है हैबिटेट लॉस वाला। व्हाट आर द रीजंस आई विल फाइंड ओवर देयर, जस्ट वेट कम करते हैं, यहाँ पे स्लाइड हमारी ऐड करनी पड़ेगी हमें। आप में से तो काफी लोग ऐसे एरिया में से बिलोंग करते हैं which does have a good amount of forest cover। शिवा, है क्या आपके घर के आसपास फॉरेस्ट कवर अच्छा वाला? यस सर, यस सर। दिखते कोई एनिमल्स दिखते क्या आपको? सर दिखते हैं कभी कभार। कौन से टाइप का एनिमल दिख जाता है? एलिफेंट दिखता है कभी? एलिफेंट यस सर दिख जाते हैं, अरे क्या बात है, एलिफेंट, बुल, फॉक्स। वेरी गुड, सही है। एलिफेंट तो उत्तराखंड में, या इट्स यू कैन सी दैट, अच्छा है। we don't find elephant हमारे बेल्ट में, neither in गुजरात neither in महाराष्ट्र। सो हमें बड़ा वो लगता है एलिफेंट के बारे में सुनना या देखना, बिकॉज इफ यू गो टू उत्तराखंड ना, यू विल फाइंड कि रोड्स के ऊपर उन्होंने साइन बना के रखा है, आपने भी कोई नोटिस किया होगा, दैट एलिफेंट Yes, क्रॉसिंग sir. का साइन बना के रखा होता है उन लोगों ने। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू गिव यू कि जब आप फ्रेगमेंटेशन आप करते हो यहाँ पे, देन फॉरेस्ट में से वो एनिमल पास होंगे, वो ट्राई करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने का, एंड इट इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर देम। दे कम इन कॉन्टेक्ट विद ह्यूमन बीइंग्स, कॉन्फ्लिक्ट होता है, रोड किल होता है, सो यू फाइंड दैट हैपनिंग ओवर देयर। सर मेरे यहाँ पर तो इवनिंग के बाद रोड क्रॉस करना मना होता है वहां से। अच्छा, हाँ, काफी जगह पे कहा जाता है कि शाम के बाद यू शुड नॉट गेट इनटू द रोड्स, क्योंकि कोई भी एनिमल आपके सामने आ सकता है। उत्तराखंड में तो काफी कुछ मिल जाता है, हमारे जगह तो डॉग्स का और कैट्स के अलावा कुछ नहीं। हाँ, जसनू शहर में कुछ नहीं दिखता आपको। महेश के यहाँ पे टाइगर दिख जाता है, बिल्कुल दिख सकता है, बिकॉज गिरजा तब भी यू हैव दोज ऑलिव रिडली टर्टल्स विद यू, यू स्टिल हैव अ बेटर प्लेस, राइट? ओके, now let's talk about this my fragmentation। अब हम यहाँ पे बात करें that is, so you should know habitat loss में आपकी दो चीजें आपके यहाँ पे आ गई। okay, then we have another term over here which is going to be your over exploitation। over exploitation, इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन का यहाँ पे आपका मतलब क्या हो जाता है। इसका मतलब आपका ये होता है कि आपने रिसोर्सेज को आपने यूज किया हद से ज्यादा, जितना आपको रिसोर्सेज निकालने चाहिए थे आपके फॉरेस्ट में से उससे ज्यादा आपने निकाल लिए, उसको हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओके, तो जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे आपका पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन आपका एक एग्जांपल आपका यहाँ पे फ्रॉम द एनसीईआरटी। पैसेंजर पिजन आपके वो पिजन थे जो आपके मारे गए थे खाने के लिए। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये पिजन जैसे लोगों को दिखते थे उन्हें मारते थे और लोग खा लेते थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वेंट एक्सटिंक्ट। हद से ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट किया, दे वेंट एक्सटिंक्ट। सिमिलरली यू हैव अ स्टीलर काउ, स्टीलर सी काउ भी एक आपका यहाँ पे एग्जांपल है, स्टीलर सी काउ।
इनको भी इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया मार मार के कि एंड में वो एक्सटिंक्ट ही हो गया। तो आप रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूज कर रहे हो कि वो आपके लाइक आप उसे सस्टेन नहीं कर पा रहे, लाइक आपके नेक्स्ट जनरेशन को मिल ही नहीं रहा। आई गिव यू वन वेरी रियल एग्जांपल जो हमने अभी भी होते हुए देखा है, एंड आई थिंक एग्जाम में 11th ग्रेड में भी बच्चों को दिया करता था। द एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग इन कोस्टल एरियाज, एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज। तो पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा कि पहले के टाइम पे आपको फिशिंग करने आप जाते थे ना बोट लेके, तो आपको आपका बायकैच ज्यादा मिलता था, आपको फिशेस काफी ज्यादा मिलते थे। आज की डेट में आपको फिशिंग करने आप जाते हो तो आपको इतना बायकैच नहीं मिलता। तो इसका रीजन आपको यहाँ पे क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल, इसके कई सारे रीजन है, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ जो आप समझ पाओगे। जनरली क्या होता है ना, मानसून के अंदर आप फिशिंग नहीं करते। सो फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में आप फिशिंग नहीं करते। सो इमेजिन कर लो, फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर फिशिंग इज नॉट अलाउड। ये टाइम के अंदर देयर इज गोइंग टू बी नो फिशिंग। अब फिशिंग आपकी अलाउ क्यों नहीं की जाती है, ये टाइम पे कोई बताना चाहेगा व्हाई द फिशिंग इज नॉट अलाउड ओवर हियर? कोई लॉजिक लगाएगा यहाँ पे? सर किस मंथ में? फिश एग ले करती है इस टाइम। शिवा वापस बोलना। सर फिश सिस्टम एग ले करती है इसलिए। हाँ राइट। आपका फिशिंग ये टाइम पे इसलिए नहीं होता बिकॉज इन दिस टाइम पीरियड यू विल फाइंड fish will be allowed to lay their eggs and they will have their offspring over there. So जुलाई से अक्टूबर के बीच में आपकी जो फिशेज आपके यहाँ पे होती है वो एग ले करती है, उनके बेबीज हैच आउट होते हैं, उनके बेबीज ग्रो कर रहे होते हैं। सो दिस इज अ टाइम व्हेन द बेबीज आर ग्रोइंग राइट नाउ। सो दिस इज द ब्रीडिंग टाइम। सो मैं कह सकता हूँ आपके यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द ब्रीडिंग टाइम फॉर देम। दिस इज द ब्रीडिंग टाइम। सो सावन, हाँ हाँ बेटा, हाँ राइट, दिस इज द ब्रीडिंग टाइम फॉर दोस फिशेज ओवर देयर। ओके अभी ब्रीडिंग टाइम में उनके यहाँ पे बेबीज होंगे, बेबीज हैच आउट होंगे, लाइक दे विल बी ग्रोइंग ओवर देयर, राइट। तो ये टाइम पे आप उन्हें लाइक डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन आजकल की डेट में क्या होता है कि लोग ये टाइम पे भी फिशिंग करते हैं। अब आप सोचो कि अगर आप ये टाइम पे अगर आप जाके फिशिंग करोगे तो जो बेबी फिश होगी वो भी आपने कैप्चर कर ली। Yes, sir. इफ यू गो फॉर फिशिंग इन दिस टाइम फ्रेम देन व्हाट विल हैपन कि आपकी जो बेबी फिश आपने यहाँ पे अगर अज्यूम दैट अगर मैं ये टाइम पे फिशिंग करता हूँ देन व्हाट विल हैपन इफ आई डू द फिशिंग इन दिस टाइम फ्रेम, देन मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? आई विल कैप्चर बिग एंड स्मॉल फिश बोथ। आई विल कैप्चर बिग एज वेल एज एंड स्मॉल फिश, और आई कैन से एज अ बेबी फिश मैं यहाँ पे कैप्चर कर लूंगा। अगर मैं सारे बेबी फिश को अगर यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ मॉनसून के टाइम पे, इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन अब बनेगा ही नहीं ना। मैंने वो जनरेशन जो मेरा अगला जनरेशन मेरे यहाँ पे बना के देगा अगले साल, उसको मैंने निकाल लिया यहाँ से। सो आज की डेट में अगर आप किसी भी कोस्टल एरिया में अगर आप जाओगे ना, एनी कोस्टल एरिया अगर आप जाते हो और अगर आप जाके पूछते हो वहां पे कि पहले आज से 30 इयर्स बैक आपकी फिशिंग कैसे होती थी और अभी कैसे हो रही है, तो आपको एक ही आंसर देंगे कि 30 इयर्स बैक हमें फिश आसानी से मिलता था, अच्छे नंबर में हमें मिलता था। लेकिन आज की डेट में इतना फिशिंग हो रहा है कि आपको बहुत डीप में जाना पड़ता है फिशिंग करने के लिए, और तब जाके भी आपको बहुत ज्यादा बायकैच आपको नहीं मिलता। सो दैट हैज बीन अ कंसर्न। तो आप ये बात समझो, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एग्जांपल एज माय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जबकि गवर्नमेंट ने आपको मना किया है कि आप जुलाई से अक्टूबर के बीच में आप नहीं करोगे फिशिंग, तब भी अगर आप जाके फिशिंग कर रहे हो, हद से ज्यादा अपने रिसोर्स को अपना यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइंडिंग देयर इज अ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। तो ये आपको मिलेगा। और फिशिंग इंडिया के अंदर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जिस तरीके से फिशिंग किया जाता है, द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग रैपिडली। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? बेसिकली इसका तरीका यहाँ पे ये है दैट हाउ डू यू ओवरकम द ओवर एक्सप्लॉयटेशन का चीज। आपको चाहिए तो सही, फिश तो आपको निकालने ना, आप कैसे उसको मैनेज करो? तो यू शुड हैव अ सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। यूज ऑफ रिसोर्सेस, आपको रिसोर्स को यूज करना है सस्टेनेबल तरीके से। सस्टेनेबल मतलब आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि उसका आप यूज भी कर रहे हो और वो फ्यूचर जनरेशन को भी आपको यहाँ पे मिल रही है। So that is something you have to do. You have to use the resources in a sustainable way so that आपको तो फायदा हो ही रहा है वहां पे, बट आपके फ्यूचर जनरेशन को भी आपको वहां पे फायदा हो रहा है।
तो ये चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, अ वेरी गुड एग्जाम्पल विच इज नॉट इन द एनसीईआरटी, बट ये एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूएसए के अंदर ये किया जाता है। सो अगर आप यूएसए में जाते हो, इफ यू गो टू यूएसए में, मतलब यूएसए के अंदर जब वो लोग करते हैं अपना क्रैब हंटिंग, और आई वुड से दे वुड गो फॉर अ कैप्चरिंग क्रैब। कहाँ पे कैप्चर करते हैं? ओशन में से। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने वहां पे बड़े बड़े केज लगा देंगे और उस केज के अंदर लोग क्रैब को कैप्चर करते हैं, बड़े बड़े केकड़ों को पकड़ करते हैं वहां पे। तो ये लोग करते किस तरीके से ना, जब वो क्रैब को पकड़ के बाहर लाते हैं, सो दे हैव अ डिवाइस इन विद देम। वो डिवाइस आपको होता है वर्नियर कैलिपर। यूज किया होगा ना आप लोगों ने, फिजिक्स में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, समथिंग वर्नियर कैलिपर हम इस्तेमाल करते हैं। Yes, sir. सो वर्नियर कैलिपर का वहां पे फायदा क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं उसे, वो लोग उसे मेजर करते हैं उस क्रैब को। अगर क्रैब का साइज छोटा है, अगर क्रैब का साइज छोटा है तो उसे लोग वापस से पानी में रिलीज कर देंगे। अगर क्रैब का साइज छोटा है देन इट विल बी रिलीज बैक इनटू द वाटर। अगर क्रैब फीमेल है उसे वो लोग पानी में रिलीज कर देंगे। तो आप यहाँ पे समझो कि अगर क्रैब छोटा है, जुवेनाइल है, देन उसे वो पानी में वापस रिलीज कर देंगे। अगर क्रैब फीमेल है देन अगेन उसे वो पानी में रिलीज कर देंगे। अगर क्रैब बड़ा है और मेल है तो ही उसे वो लोग वहां पे निकाल लेते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका आपका यहाँ पे हो गया, सो दैट यू कैन सस्टेन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। लाइक आप रिसोर्सेज यूज भी कर रहे हो एंड यू आर एंश्योरिंग दैट कि इनका एक्सप्लॉयटेशन आपके यहाँ पे नहीं हो रहा। सो दैट इज समथिंग दे डू ओवर देयर। ये एक तरीका उनका वहां पे होता है जिसके थ्रू वो ध्यान रखते हैं कि हर साल आपको क्रैब का पॉपुलेशन आपको वहां पे मिले। और यही चीज हमें भी करनी चाहिए। वी शुड ऑल्सो डू द सेम काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर एज वेल, किसी और तरीके से, बट यू शुड मेक श्योर दैट कि फ्यूचर जनरेशन को भी आपके यहाँ पे मिले रिसोर्सेज यूज करने के लिए। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड इज माय सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। बट याद रखना, योर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हैज बीन बिकम वन ऑफ द रीजन फॉर माय डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। ये मेरा यहाँ पे एक बड़ा रीजन यहाँ पे बन चुका है कि मेरा पॉपुलेशन यहाँ पे काफी ज्यादा डिक्लाइन होता है, बिकॉज आप ज्यादा यूज कर रहे हो यहाँ पे, राइट। द सेम थिंग होल्ड ट्रू फॉर माय फॉरेस्ट। याद रखना, फॉरेस्ट का भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन आपके यहाँ पे होता है। सो फॉरेस्ट आर ऑल्सो गेटिंग बीन एक्सप्लॉइट, इनका भी एक्सप्लॉयटेशन आपका बहुत ज्यादा होता है। जितना आपको कट करना चाहिए तो उससे आप ज्यादा कट कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर लूजिंग द रिसोर्सेस। तो अभी शिवा जिस एरिया में रह रहा है वहां पे भी जंगल है। आज से 20 साल बाद वहां पे कोई मॉल वॉल होगा, मैकडोनल्ड्स होगा। जिस रोड पे मना करा जा रहा था घूमने के लिए बाहर निकलने के लिए, वहां पे मैकडोनल्ड्स बना के रखा उन लोगों ने। दैट माइट हैपन। सो द काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड, you can find that happening, and once you find happening those kind of thing, then it will overall going to affect the ecosystem. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। तो यहाँ पे मेरा सेकंड टर्म आपके यहाँ पे हो गया, दैट इज माय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मेरा यहाँ पे सेकंड टर्म मेरा यहाँ पे हो गया। थर्ड टर्म जो मेरा यहाँ पे आएगा, द थर्ड टर्म हियर इज गोइंग टू बी योर समथिंग लाइक योर एलियन स्पीशीज इन्वेजन। कोई मुझे इसका एग्जांपल है, क्योंकि हम इसके एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं। हैंड रेज करिएगा इसके लिए, प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए तमनप्रीत, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीशीज इन्वेजन? तो वो जो कैक्टस हमने किया था ना, बताओ बताओ क्या किया था, कैक्टस वाला क्या था? सर वो कैक्टस को हमने एक वो एरिया में वो कर दिया था, क्या कहते हैं उसको उस एरिया में ले गए थे जहाँ पे उसका कोई भी था नहीं जो उसको खा ले। तो उसने अपनी जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा जल्दी बढ़ानी शुरू कर दी। फिर उसको रोकने के लिए हमने बाहर से लाइकन्स डाले थे। लाइकन्स? लाइकन्स सुनी थे बेटा, वो लाइकन्स सुनी थे, मॉथ्स थे बेटा, मॉथ्स थे। मॉथ वो सेम स्टोरी होगी, राइट। सो मॉथ हमने यहाँ पे डाले थे, और मॉथ ने आके वहां पे उन कैक्टस को खाना चालू किया, एंड दे वर एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ओवर देयर, राइट। तो आपको ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके जो कैक्टस थे वहां पे आपके रैपिडली वहां पे आपके ग्रो कर रहे थे, दे वर रैपिडली ग्रोइंग ओवर देयर। दे वर द एग्जांपल ऑफ माय एलियन स्पीशीज। सो एलियन स्पीशीज बेटा आपकी वो होती है जो बिलोंग नहीं करती वहां पे, जो उस एरिया पे बिलोंग नहीं करती, लेकिन वो कहीं से आ चुकी है, एंड नाउ दैट स्पीशीज विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर देयर। और जब वहां पे वो इंक्रीज कर रही होती है, दैट विल इवेंचुअली हैव अ इंपैक्ट ऑन द नेटिव स्पीशीज। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए थे, इफ यू रिमेंबर दैट।
I have given you the example of my Burmese python. बर्मीज पाइथन का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, जो यूएस के लोगों ने पालने के लिए लेके गए थे, बट वो बहुत बड़ा हो गया था फिर बाद में, एंड नाउ इट इज एक्चुअली इन्वेसिव स्पीशीज ओवर देयर। कुछ मैंने प्लांट के नाम दिए थे और मैंने आपको बोला था कि इन प्लांट के नाम याद रखना। तो एक था आपका यहाँ पे लैंटेना कैमेरा। So Lantana camera was the name of the plant, which is an alien species. Then you have a plant, ये भी आपने नाम सुना होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट के अंदर you have something called as पार्थेनियम। Yes, sir. Yes. Yes, sir. पार्थेनियम। अब यस बोल रहा हूँ, लैंटेना नहीं सुना था क्या आपने? ये नहीं बताया था मैंने आपको? Sir, You सुना have a था। carrot grass. सुना था। हाँ, you have a carrot grass. Yeah. Then you have a water hyacinth. Yes. ये भी आपने सुना होगा, water hyacinth. So water hyacinth आपका यहाँ पे हो गया, पार्थेनियम आपका हो गया, लेंटा कैमरा आपका हो गया, बर्मीज पैथन आपका हो गया। These are all example of alien species. ये बिलोंग नहीं करते, लेकिन लैंटेना, बर्मीज सॉरी लैंटेना, पार्थेनियम एंड वाटर हाइसिंथ इंडिया में आपको मिलते हैं। दे ग्रो रैपिडली, और इनके वजह से प्रॉब्लम क्या आती है? नेटिव स्पीशीज आर गोइंग टू सफर, नेटिव स्पीशीज गेट्स अफेक्टेड, नेटिव स्पीशीज आर अफेक्टेड। तो ये याद रखना कि उस कंट्री में या उस जगह पे बिलोंग नहीं करती, लेकिन अगर वो वहां पे आ जाती है वो ग्रो करेगी, क्योंकि इसको खाने के लिए कोई होता नहीं है। दैट्स व्हाई दे विल ग्रो उधर रैपिडली एंड दे विल अफेक्ट द नेटिव स्पीशीज। एक हम एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें, एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यू हैव एग्जांपल ऑफ समथिंग कॉल्ड एज माय नाइल पर्च। यू हैव एग्जांपल ऑफ योर नाइल पर्च। नाइल पर्च बेटा बेसिकली आपकी फिश होती है। अब ये फिश आपको मिलती है नाइल रिवर के अंदर। आई होप आपने सुना होगा नाइल रिवर होती है अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है आपकी नाइल रिवर। Yes. सो नाइल, Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. सो नाइल पर्च आपको वो रिवर में आपको मिलती है, और उसे खाने वाला कोई ना कोई वहां पे होता है, लाइक क्रोकोडाइल होते हैं या सम अदर स्पीशीज व्हिच आर गोइंग टू फीड ऑन द नाइल पर्च। तो लोगों ने क्या किया, नाइल पर्च को पकड़ के लाए और उसको ला के उसे छोड़ दिया एक लेक के अंदर, एंड दैट वाज माय लेक विक्टोरिया। तो इसको लोग लेके आए एंड दे एडेड दिस नाइल पर्च इनटू द लेक विक्टोरिया। जैसे ही उन्होंने नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया में यहाँ पे डाला, उसको डालने का उन्होंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, लेक विक्टोरिया के अंदर जो आपके यहाँ पे 100 स्पीशीज थी चिटलेट फिश की, दे वेंट एक्सटिंक्ट। यू हैड 100 स्पीशीज ऑफ चिचलेट फिश। एक फिश की आप यहाँ स्पीशीज चिचलेट फिश करके उनकी 100 स्पीशीज वहां पे थी, दे वेंट एक्सटिंक्ट। क्यों एक्सटिंक्ट हुई? बिकॉज उसने आके खा लिया वहां पे, आपकी नाइल पर्च वहां पे गए, लेक विक्टोरिया में हो गई वहां पे, उसने आके ये सारी जो आपके यहाँ पे स्पीशीज थी वहां पे चिचलेट फिश की, खा गई उसे वहां पे, और नाइल पर्च को कंट्रोल करने वाले भी वहां पे कोई नहीं था। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माय, अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो ऐसा होता है, कई सारी स्पीशीज आपकी जाती है किसी दूसरे एरिया के अंदर, और वहां पे जाके वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। दे विल एंश्योर दैट कि वहां पे आपको प्रॉब्लम ही वहां पे क्रिएट होगा, एंड यू विल फाइंड दैट विल हैव अ वेरी हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो नाइल पर्च की कहानी आप यहाँ पे याद रखना, व्हाट इज हैपनिंग इन द लेक विक्टोरिया। ठीक है, दैट इज माय एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अफेक्ट यहाँ पे कौन हो रहा होता है आपके यहाँ पे, दैट्स माय नेटिव स्पीशीज। नेटिव स्पीशीज आपके यहाँ पे अफेक्ट होगी। ये 3 एग्जांपल आपके यहाँ पे, और ये तो मेरे प्लांट्स हैं यहाँ पे, दिस बर्मीज पैथन तो आप जानते हो, अजगर होता है वो, एंड देन यू हैव अ नाइल पर्च। सो दीज आर द एग्जांपल। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, बट दीज आर द एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर। तो ये भी आपका रीजन है फॉर माय एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज। देन यू हैव अदर टर्म, दैट इज माय को एक्सटिंक्शन। इसके बाद वाला जो टर्म मेरा यहाँ पे आएगा, दैट टर्म हियर इज गोइंग टू बी माय को एक्सटिंक्शन। अब को एक्सटिंक्शन के अंदर आपके यहाँ पे क्या हो रहा होता है, लेट्स ट्राई टू सी दिस।
ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं को एक्सटेंशन को लेकर, जब हम यहाँ पे बात करते हैं, सो यहाँ पे क्या है ना कि यू हैव टू स्पीशीज ओवर देयर। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, अज्यूम करो एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे, दैट यू हैव अ प्लांट, यू हैव अ प्लांट, और ये जो मेरा यहाँ पे प्लांट है इसको पॉलिनेट करना मेरा यहाँ पे करेगा बैट। सो यू हैव अ प्लांट एंड दैट इज बिन pollinated by bat। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक प्लांट है और इसको पॉलिनेट कौन कर रहा है, आपका यहाँ पे बैट कर रहा है, इसका पॉलिनेशन यहाँ पे कर रहा है। अब ये प्लांट बैट के ऊपर स्ट्रांगली डिपेंडेंट है, और बैट भी जो है इसका यहाँ पे, बैट जो भी आपका प्रेजेंट है आपके यहाँ पे, वो भी प्लांट को खाता है। अज्यूम करोगे वो प्लांट के लीव्स को या आई वुड से वो पेटल्स को खाता है वहां पे, या नेक्टर को वहां पे पीता है। सो बैट भी यहाँ पे डिपेंडेंट है उसके ऊपर, दोनों यहाँ पे डिपेंडेंट है। अब आप सोचो कि अगर इस हैबिटेट में से अगर मैं बैट को निकाल दूं, अगर मैं इस हैबिटेट में से, ये हो चुका है एक्चुअली में, अगर मैं इस हैबिटेट में से इफ आई रिमूव दिस बैट, इफ दिस बैट गेट्स रिमूव्ड, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट होने वाली जो मेरी प्लांट की स्पीशीज है ना, वो भी आपकी वहां से गायब हो जाएगी, और अदर आई शुड से इट विल गेट एक्सटिंक्ट। और ये बात मेरी बिल्कुल यहाँ पे सेंस करती है कि अगर मेरा यहाँ पे बैट निकल रहा है, अगर मेरा बैट का पॉपुलेशन अगर मैं यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, इफ इट इज गेटिंग एक्सटिंक्ट ओवर हियर, अगर मैं उसे वहां पे खत्म कर देता हूँ, देन माय प्लांट पॉपुलेशन विल आल्सो गेट एक्सटिंक्ट ओवर देयर। इसको हम बोलते हैं यहाँ एज अ को एक्सटिंक्शन। अगर एक गया तो उस पर डिपेंडेंट जो होता है वो भी आपका जाएगा। ठीक है, अगर आप अज्यूम कर लो कि आपका एक पैरासाइट है, अज्यूम दैट यू हैव वन ऑफ द पैरासाइट, एक आपका पैरासाइट आपके पास यहाँ पे, और ये पैरासाइट आपका रहता है हर्बीवर के अंदर। दिस पैरासाइट लिव्स इन द वन ऑफ द एनिमल, वन ऑफ द हर्बीवर्स के अंदर ये आपका रहता है। हर्बीवर्स के अंदर ये आपको मिलेगा देखने के लिए। अगर आपका ये हर्बीवर वहां से गया, इफ दिस गोट एक्सटिंक्ट, अगर ये आपका वहां पे एक्सटिंक्ट हो गया, तो पैरासाइट जो होगा वो भी तो निकल जाएगा आपका वहां पे। इफ दिस गोज एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ को एक्सटिंक्शन, दिस विल आल्सो एक्सटिंक्ट ओवर हियर। एक स्टडी आई थी, और वो स्टडी आई थी आपका कोविड के पहले, कोविड के आने के 3 साल पहले आई थी। वो एक स्टडी आई थी, एक पेपर आया था, वो काफी अच्छा पेपर था। कभी अगर मुझे मिला वापस से तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा पढ़ने के लिए। इट वॉज वेरी गुड पेपर, रिसर्च पेपर था। वहां पे उन्होंने पता है क्या मेंशन किया था कि जब आपकी बायोडाइवर्सिटी आपकी जाती है ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि जो आपके पैरासाइट्स होते हैं, आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं, आपके जो वायरस होते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू होस्ट। समझो इस बात को कि अगर आपका बायोडाइवर्सिटी अगर आपका जाता है ना पॉपुलेशन में से, अगर आपके फॉरेस्ट में से कुछ एनिमल्स की अगर डेथ हो रही है, क्योंकि आप कर रहे हो कटिंग कर रहे हो आप, और आपके कटिंग करने के वजह से आपको वहां पे एक डियर मिलता था, वो डियर आपको गायब हो गया, खत्म हो गया। तो डियर के ऊपर जो रह रहा था ना वायरस या बैक्टीरिया जो उसके ऊपर रह रहा था, दैट विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू होस्ट। एंड देयर इज अ पॉसिबल चांस, क्योंकि आप जानते हो कि वायरस आपका बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, देयर इज अ पॉसिबल चांस दैट दैट वायरस विल लुक फॉर अ न्यू होस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग। ये हो सकता है। सो ये उन्होंने ये चीज मेंशन की थी वहां पे, एंड विच इज एक्चुअली अ वेरी थिंग विच कैन मेक सेंस कि अगर आप एक पॉपुलेशन को निकाल रहे हो, तो माइक्रोब्स जो होते हैं ना, माइक्रोब्स कई सारे जल्दी इवॉल्व करते हैं। यू नो दैट कि बैक्टीरिया एंड वायरस हैव अ मच मोर क्विकरली दे विल इवॉल्व कंपेयर टू अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो जब वो इवॉल्व करेंगे वहां पे, दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू होस्ट, एंड देयर इज अ पॉसिबल चांस कि वो नया होस्ट एक ह्यूमन बीइंग हो। अगर ऐसा कुछ होता है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो इसलिए उस रिसर्च पेपर में ये मेंशन किया था दैट व्हेन यू फाइंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दैट विल आल्सो इंक्रीज न्यू काइंड ऑफ डिजीज यू विल एनकाउंटर। जैसे जैसे आपकी बायोडाइवर्सिटी का लॉस आपका यहाँ पे होता जाएगा, यू विल फाइंड न्यू डिजीज यू विल एनकाउंटर इन द पॉपुलेशन। इसका अगर मैं आपको एक और एग्जांपल है, पहले ये बताओ, ये बात मेरी आपको समझ आ रही है मैं आपको यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक Yes, sir. एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ ना, यू विल फाइंड कुछ बीमारी आपने यहाँ पे सुनी, लाइक ई बोला आपने सुना होगा। ई बोला इज अ रिसेंट कंडीशन। ये आपका पहले आपको आज से 50 साल पहले आपको ई बोला के बारे में आपने नहीं सुना था, बट नाउ यू हैव ई बोला, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड समथिंग लाइक माय निफा वायरस। डॉक्टर साहब सुना ही नहीं सुना आपने इन सब के बारे में? नहीं सुना? राइट, so you have a Nipah virus, you have a Ebola, you have
नंबर ऑफ न्यू वायरसेस विच आर कमिंग इन द पॉपुलेशन। तो ये पहले आपके पास नहीं थे, पहले आपके लाइक बेसिकली इनका यू डिडंट इवन न्यू 60 years बैक कि ऐसा कोई वायरस भी आपका है जो आपका डिजीज कॉज कर सकता है। वायरस तो हमेशा से था, ह्यूमंस इतना एंक्रोच कर लिए फॉरेस्ट के अंदर दैट नाउ दैट वायरस हैज फाउंड ह्यूमन एज अ सोर्स ऑफ होस्ट, और वो अब आपका प्राइमेट से ह्यूमंस के ऊपर आ चुका है। So you will find that happening in the world, that new disease will always emerge every now and then because of one of the reasons which I've told you. दो रीजन आपके यहाँ पे आते हैं, याद रखना। एक तो हो रहा है आपका ग्लोबल क्लाइमेटिक टेम्परेचर आपका इंक्रीज, सो you have something you have heard as a global warming आपका हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जितना आपका होगा उतना ही आपके माइक्रोब्स को अच्छा एरिया मिलेगा ग्रो करने का। आपने ये बात सुनी होगी, पढ़ी होगी, जानते हो आप ये बात काफी क्लियरली कि माइक्रोब्स ग्रो इन अ वार्मर कंडीशंस, या जहां पे आपका टेम्परेचर थोड़ा आपके माइक्रोब्स आपके ग्रो करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, राइट। आप सोचो ना इस बात को, क्यों आपके अंदर आता है वायरस और बैक्टीरिया और आपको डिजीज कॉज करता है? यू हैव अ वार्म बॉडी, यू हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसको चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, राइट। सो इट हैज बीन बिलीव दैट कि जितना आपका ग्लोबल वार्मिंग आपका बढ़ेगा यहाँ पे, उतना ही आपका एरिया बढ़ेगा जहां पे माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं। सो दैट्स अ कंसर्न। सेकेंड थिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से भी आपका क्या होगा, दैट यू विल फाइंड माइक्रोब्स विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू होस्ट। सो दीज थिंग्स आर क्वाइट, अगर आप इनको डिटेल में कभी समझते हो ना, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, ये कैसे होता है एंड हाउ इफ दिस थिंग्स हैपन विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू नो फ्यूचर में। सो ये है मेरे यहाँ पे को एक्सटेंशन। फिलहाल आप ये याद रखना that when you have two dependent species, when you have two species which are dependent on each other, अगर एक जाती है तो दूसरी भी आपके यहाँ पे जाएगी। if one is been getting lost, then other will be also lost over there. That is called as my co-extinction. So co-extinction आपके यहाँ पे हो गया। Then you have a alien species invasion आपके यहाँ पे होगा। That's a third point. That's a third reason over here for my declining population. दूसरा मेरे यहाँ पे क्या था? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। एंड पहला मेरा यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे दैट इज माय हैबिटेट लॉस। ये आपके चार रीजन आपके बन जाते हैं यहाँ पे फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनके वजह से यू विल बी फाइंडिंग दैट द पॉपुलेशन और आई वुड से द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज डिक्लाइनिंग राइट नाउ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इन चारों से मेन रीजन आपके यहाँ पे कौन सा है, देन यू विल से habitat loss. Habitat loss. ये हमेशा आपका रहेगा यहाँ पे एज अ वन ऑफ द मेन रीजन फॉर माय लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। समथिंग यू हैव टू नो। ओवर एक्सप्लॉइटेशन आपको याद रखना है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड यू हैव टू आल्सो रिमेंबर द कोएक्सटिंक्शन। सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ये चार चीजें आपको क्लियरली अच्छे तरीके से आपको याद रखनी। दीस आर द रीजन फॉर माय लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब आप मुझे बताओ कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इन्हें बचाने के लिए। व्हाट वी कैन डू ओवर हियर। पहले मुझे बताओ कि हम कर क्या, हैंड रेज करो इसके लिए। इफ एनीवन हैज अ सजेशन फॉर दैट, कैन रेज योर हैंड। मैं बताता हूँ आपको फिर यहाँ पे। बताइए शिवा, क्या लग रहा है आपको सजेशन यहाँ पे आपके हिसाब से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर डिफॉरेस्टेशन को सर जितना हो सके उतना कम कर ले। एंड सर ठीक है, कोई that's भी something. Okay. रिसोर्सेज है सर तो हम यूज़ कर रहे, तो हम एक बाउंड्री सेट करें कि उसको उस बाउंड्री से ज़्यादा यूज़ ना करें। एक मिनिमम बाउंड्री हो कि इससे ज़्यादा कोई भी रिसोर्स हम यूज़ ना करें ये सर्टेन ठीक है, टाइम के अंदर। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, देन उसके अलावा ठीक है। ऑलराइट, दीस आर द टू रीजंस यू कैन टेल मी। ऑलराइट, कूल, सही है। ये आपके रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं, ये इनके थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो। दैट्स ट्रू। और कौन है? तवनप्रीत बताओ। हाँ, व्हाट एल्स? तो हंटिंग पर बैन लगा सकते हैं। हंटिंग तो वैसे भी बैंड है बेटा, जनरली हंटिंग आपकी बैंड है। हाँ, एक्सप्लॉइट आप नहीं करोगे हद से ज्यादा अपने रिसोर्स को यहाँ पे। हंटिंग इट इज समथिंग वन ऑफ द रीजन। यस, इंडिया में तो हंटिंग काफी बैंड ही है। बाहर के कंट्रीज में यू विल फाइंड हंटिंग थोड़ी ज्यादा होती है, बट इंडिया में तो ये काफी तक काफी बैंड है यहाँ पे, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो चीज हम यहाँ पे समझते हैं व्हाट कैन बी डन के अंदर। ये दो टर्म्स आप पहले भी एक बार आप देख चुके हो, बट मैं एक बार फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा। सो यू हैव अ टर्म लाइक योर समथिंग लाइक योर दिस अ टर्म कॉल्ड एज योर इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन।
तो जब मैं बात करता हूँ इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में, तो इसके अंदर आपकी क्या चीजें आती है? अगर आप बना रहे हो अपने वहां पे, इफ यू आर मेकिंग सम एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स, ये अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा बात किया था. You have national parks, you have something like your wildlife sanctuaries. I'll just write in short WLS, wildlife sanctuary, and you have a biosphere reserve. Biosphere reserve. ये आप बना सकते हो. If you are able to create this kind of protected areas, so ये मेरे सारे जो है ना यहाँ पे, you call them as a protected areas. These are called as my protected areas. अगर मैं प्रोटेक्टेड एरियाज अगर बना देता हूँ इंडिया में कई सारे या वर्ल्ड में कई सारे, देन उसके अंदर मैं अपने पॉपुलेशन को बचा सकता हूँ. सो आई कैन कंजर्व द फॉरेस्ट, आई कैन कंजर्व द स्पीशीज एज वेल. मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. अगर आप जैसे उत्तराखंड से आप लोग काफी लोग, एंड यू हैव अ कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां पे. तो जब किसी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क वहां पे बनाया होगा, तो आपको दो चीज याद रखनी है कि वहां पे आपका टाइगर को तो आप बचा ही रहे हो, बट टाइगर के साथ साथ पूरा इकोसिस्टम वहां पे आपका बच रहा है. फॉरेस्ट हो गया, जो भी बर्ड्स आ रहे हैं उसके अंदर, जो भी एम्फीबियंस आ रहे हैं, जो भी रेप्टाइल्स आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गेटिंग कंजर्व. हर एक चीज आपके यहाँ पे बच जाती है व्हेन वी मेक दिस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय इन सिटू कंजर्वेशन. तो याद रखना, कंजर्विंग द बायोडायवर्सिटी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. जब मैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा हूँ, सो आई एम कंजर्विंग द पॉपुलेशन, I'm conserving the species in their natural habitat. I'm conserving the species in their natural habitat. That is called in situ conservation. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे in situ conservation. ठीक है. अब इसके अंदर मैं आपको एक और टर्म बता दूं. जैसे मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ पे हो गया ना, वैसे वी विल हैव वन मोर टर्म, एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एक्स सिटू कंजर्वेशन. लैब एक्स सिटू कंजर्वेशन. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में, हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि कोई तो भी एनिमल है जिसका पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका है. अज्यूम दैट यू हैव अ राइनोसोरस जिसका नंबर हो गया 3 या 4, राइट? इतना कम हो चुका है आप वहां पे. तो आप उसे फॉरेस्ट में अकेले नहीं छोड़ सकते. देन यू हैव टू ब्रिंग देम इनटू अ ज़ूलॉजिकल पार्क. तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में आप क्या करते हो कि आप एनिमल को लेके आते हो जू के अंदर, to bring them into a zoological park. That's one thing you can do. या फिर अगर कोई प्लांट है तो आप उसे लेके आते हो बोटेनिकल गार्डन के अंदर. इफ इट्स अ प्लांट देन यू ब्रिंग देम इनटू अ बोटेनिकल गार्डन, और यहाँ पे उन्हें आप कंजर्व करते हो. सो इधर यू ब्रिंग देम इनटू बोटेनिकल गार्डन और यू ब्रिंग देम इनटू zoological पार्क, और यहाँ पे लाने के बाद यू डू देयर कंजर्वेशन. तो यहाँ पे लाने के बाद यू कंजर्व देम. आप इस बात को समझो कि एक आपका राइनोसोरस है और राइनोसोरस का नंबर इतना कम हो चुका है कि आप उसे वाइल्ड में नहीं छोड़ सकते. तो आप उसे पकड़ लोगे, लेके आओगे जू के अंदर और उनकी ब्रीडिंग कराओगे, एंड दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन. इस तरीके से आप उनका नंबर यहाँ पे बढ़ा सकते हो, और नंबर बढ़ाने के बाद यू कैन रिलीज देम बैक इनटू द वाइल्ड. ठीक है. कि यू ब्रिंग द एनिमल इनटू द ज़ूलॉजिकल पार्क. या समझो अगर आपको शिवा को भी प्लांट दिखता है जो बहुत डिक्लाइन हो चुका है, और वो जानता है कि अगर मैंने उसे नेचर में छोड़ा तो वो खत्म ही हो जाएगा, तो उसको लेके आ सकता है अपने बोटेनिकल गार्डन के अंदर, एंड ओवर देयर इट कैन बी ग्रोन. वहां पे उसे वो ग्रो कर सकता है ताकि उसका नंबर बढ़े, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन. सो एक्स सिटू कंजर्वेशन में याद रखना, यहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन ज्यादा होगा. अगर मैं गेंडे को पकड़ के अगर मैं अपने जू में ला रहा हूँ, आई विल फीड द एनिमल, आई विल टेक केयर ऑफ द एनिमल, डॉक्टर को लेके आऊंगा मैं वहां पे जरूरत पड़ी तो, आई विल डू एवरीथिंग फॉर दैट एनिमल, राइट? बट मैं कर किस ले रहा हूँ? ताकि उसका पॉपुलेशन बच सके. दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन. क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है?
यस सर। Yes, sir. तो ये बात आप यहाँ पे रखना। आई गिव यू फॉर व्यूअर एग्जांपल इन दिस, बट फिलहाल के लिए आप इतने एग्जांपल आप यहाँ पे याद रखो। सीड बैंक भी आपके यहाँ पे एग्जांपल आता है, सो इवन योर सीड बैंक इज अ एग्जांपल इन दिस। यू हैव योर सीड बैंक आल्सो हैपेंस टू बिकम एग्जांपल इन दिस। दैट इज समथिंग आपको, तो ये बातें आपको यहाँ पे रखनी है। सो यू हैव एक्स2 कंजर्वेशन, यू हैव इन2 कंजर्वेशन, एंड दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो यहाँ पे। लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस। आज का हमारा टॉपिक जो मेनली हमें यहाँ पे कवर करना है, दैट वाज ऑल अबाउट माय व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये चीज हमें आज यहाँ पे देखनी थी, हमें कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखने थे, एंड आई वांट यू टू रीड द एनसीईआरटी फॉर दिस। मैं चाहूंगा कि आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आएगा ना यहाँ पे, कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, उसमें एनसीईआरटी में जो भी आपके एग्जांपल यहाँ पे देके रखे हुए हैं, व्हाटएवर द स्टोरीज दे हैव गिवन, गो थ्रू देम, दैट्स इट। ये आपका चैप्टर बीच में से हमने चालू किया है, तो इतनी बातों को आप यहाँ पे देख लो, एंड देन यू कैन गो इट विद अदर थिंग्स। एक बार आपका कोर पार्ट अगर आप यहाँ पे समझ आ गया आपको यहाँ पे, देन बाकी चीजें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। इट्स मोर लाइक अ स्टोरी, बट यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द स्टोरी, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था आईयूसीएन रेड लिस्ट के बारे में। मैं चाहूंगा कि आप एक बार घर जाके आईयूसीएन रेड लिस्ट खुद से भी खोल के देखिए। यू कैन सी ऑल दिस कैटेगरीज ओवर देयर। अपने फेवरेट एनिमल का वहाँ पे नाम डालो और देखो उसका नंबर वहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है, अच्छा खासा नंबर है उसका वहाँ पे। डालो डॉल्फिन, सी टर्टल। सी टर्टल डालोगे ना आप, कोई भी सी टर्टल डालो, ऑलिव रिडली, ग्रीन सी टर्टल, आप कोई भी अगर वहाँ पे डालोगे, इट विल कम अंडर एंडेंजर्ड कैटेगरी। सी टर्टल पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी है ना, वो सारे एंडेंजर्ड के अंदर आते हैं, इसलिए उनको ग्लोबल लेवल पे प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो या दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी हैव डन आज की क्लास। आज का क्लास के अंदर हमने बेसिकली हमने यहाँ पे, बताओ शिवा क्या करे हो आप, बोलो। सर स्नैक्स भी देख सकते हैं? हाँ, स्नेक्स भी देख सकते हो। टाइप करो रैट स्नेक, टाइप करो रस्टल स्वैपल, आप टाइप करो, यू टाइप सम इंडियन पाइथन, यू विल गेट द स्टेटस। नहीं, इंडियन सबसे पाइथन डालोगे कोबरा। तो कोबरा डाल सकते हो, किंग कोबरा डालोगे, किंग कोबरा का तो शायद लीस्ट कंसर्न नहीं आएगा, कोबरा का भी लीस्ट कंसर्न नहीं आएगा। स्नेक के अंदर अगर तुमने पाइथन डाल तो पाइथन का शायद से वल्नरेबल आ सकता है, बट बाकी सबका तो लीस्ट कंसर्न नहीं आएगा। बहुत है स्नेक्स की कमी नहीं है, सो दे आर वेरी हाई इन नंबर। ठीक है, so that's the thing, so you can do all those things later on. So that's what we have done आज की क्लास में। I would strongly recommend that you read the NCERT for these few topics which I've given, and assignment तो अभी आपको मिलेगा नहीं। I will थोड़ा पोर्शन कवर करने के बाद हम असाइनमेंट शेयर करेंगे। हाँ, बाय द वे बायोटेक का टेस्ट है संडे को, सिलेबस Yes. बायोटेक सबको मिल चुका है यहाँ पे। हाँ, Yes, sir. बायोटेक का टेस्ट है, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व को रिवाइज करो, बिकॉज आप लोगों ने गड़बड़ की है संडे वाले टेस्ट के अंदर। तो बायोटेक वाला जो टेस्ट होगा, प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व द क्वेश्चन थॉरली, एंड चाहिए अच्छा स्कोर चाहिए अगली बार। ठीक है, विल आल्सो हैव अ रिवीजन फॉर दैट एज वेल ऑन फ्राइडे, बट क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो अपने एंड पे। सर बताइए तो अनप्रीत, बोलिए। सर जो पीछे भी टेस्ट हुआ ना, उसमें क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब मेरे को चारों ऑप्शन समझ आ गए, उस मतलब 3 ऑप्शन समझ आ गए, एक नहीं समझ आया, और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस थे ना, उसमें भी वैसे ऑप्शन थे कि मैं उसके बिना आंसर ही नहीं कर पाती थी। तो सर ऐसे मेरे साथ होता है कि मेरे को चारों में से 3 ऑप्शन समझ आ जाते हैं, एक नहीं आता, तो उसके लिए क्या करूं? अच्छा, मतलब समझ जाऊँ मैं, अगर 4 स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे, आपको एक समझ नहीं आ रही, और वो क्योंकि एक नहीं समझ आ रही इसलिए आप अपना आंसर नहीं निकाल पाते हैं, यस सर। तो वो बेटा वो हमेशा नहीं होता होगा, वो कभी कभी क्वेश्चन में होता होगा, जब कोई स्टेटमेंट हो ही ऐसे जो आपको समझना है ना। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, या फिर उन्हें डायरेक्टली पूछा हो कि 4 में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है गलत है, दैट दे मस्ट हैव आस्क्ड ओवर देयर। या फिर आपसे ये पूछा हो कि ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से बताओ कि 1 and 2 सही है, 2 and 4 सही है, 3 and 4 सही है, वैसा होगा आपके लिए। यस तो जो मैंने दूसरा वाला बता रहा हूँ, तो वो तो आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, बट पहला वाला अगर आपका हो वहां पे, देन यू हैव टू नो द स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, देन यू कैन नॉट गो इट विद द क्वेश्चन विद दैट। मतलब अगर देखो, कई बार क्या होता है कि वो स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आप जानते हो कि वो आंसर है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप वो स्टेटमेंट समझ नहीं पा रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर थिंकिंग कि यार मेरा ये आंसर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, देन इट्स बेटर कि आप उस स्टेटमेंट को आप वहाँ पे छोड़, उस क्वेश्चन को आप वहाँ पे छोड़ दो। बट इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू सॉल्व मोर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और अगर आपको ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अनप्रीत,
वो अवंतिका जो हमारा मॉड्यूल है ना, जो हमारा है ब्लू कलर का मॉड्यूल, वो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो. इट हैज मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. आपका ग्रिप वहाँ पे बनेगा फिर. ओके सर. Start doing that. That is to have a grip on statement based question. आपको statement based question आपको ज्यादा solve करने पड़ेंगे. And solve 10 questions. 10 questions solve करो, देखो आपने क्या गड़बड़ की. Start doing that. That is the only thing you can. That's how you can improve your scorecard in that. ओके सर. यस. Run करेंगे अलग से drill. So we'll do that but separately. All right. So that is something we have done आज की class में. So yeah, that's a wrap for all of you.